Friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 26th of the October 2023, we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज का जो एडिटोरियल है इसमें देखा जाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है तो वो हमारे हेल्थ सिस्टम को लेकर के है, जो अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू स्ट्रीट फाइट मोड। ये जो है आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल को लिखे हैं जो है एक डॉक्टर जो है, ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को इन्होंने रिकॉग्नाइज करते हुए लिखा है। ये जो है डॉक्टर संजय राजगोपालन, ये कौन है? ये चीफ कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन, चीफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक ऑफिसर, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैरिंगटन हार्ट एंड वैस्कुलर इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर केस कार्डियोवास्कुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हरमन हेल्स्टीन एमडी, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिसर्च एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी। तो इतने ज़्यादा इन्होंने तो पोस्ट ऑक्यूपाई कर रखे हैं, यानी जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं। तो इन्होंने लिखा है एक्चुअल में जो अर्बन हेल्थ प्रॉब्लम है उसको जो है एक दिशा देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो देखा जाए भारत की जो आबादी है, विश्व की सबसे बड़ी आबादी, मोस्ट पॉपुलस कंट्री हम हैं। 2035 तक भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 675 मिलियन यानी 67.5 करोड़ आबादी शहरों में लगेगी। इन पूरे विश्व में देखा जाए तो चाइना के पास अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए जो सिटीज हैं, इनके जो देश के वाइड स्प्रेड जो इकोनॉमिक हम सुपर पावर बन रहे हैं, इसमें सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, उनको जो हेल्थ की डिलीवरी हो रही है, जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है या जो इन्वायरमेंटल या इक्विटी टारगेट हैं वो फेल हो रहे हैं। वो वहाँ तक जो हमारा टारगेट है वहाँ तक पहुँचने में फेल रहे हैं ये अर्बन सिस्टम। अर्बन इंडिया एंड मल्टीपल हेल्थ रिस्क, जो अर्बन इंडिया इसमें मल्टीपल हेल्थ रिस्क पाए जा रहे हैं। जैसे कि देखा जाए जो इनहेबिटेंट हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है मल्टी स्केलर हेल्थ रिस्क क्रिएट हो रहे हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पर हाईएस्ट जो है हमारे ही देश में है। जैसे कि एयर और नॉइज पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है। फिर लिमिटेड जो है ग्रीनरी, जो ग्रीन एरिया है, जो पेड़ पौधों से युक्त जो है पर्यावरण है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। और जो साइड वॉक होता है, रोड के किनारे साइड वॉक होता है, वो उसका एक्सेस बहुत ही कम हो रहा है, लगभग नगण्य है। भारत में एक नेग्लिजिबल पोर्शन तक पहुँच चुका है। कुछ शहरों में पार्क हैं, जो नए सिटी बसाए जा रहे हैं, जबकि पुरानों में पार्क नहीं है या वहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। जो व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं है, उसकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और बहुत जो है पुराने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम आज भी यूज कर रहे हैं। बहुत पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं, जिससे कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और देखा जाए जो न्यूट्रिशन की बात करिए तो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी फूड जो है इस समय उसका एक्सपोजर आ गया है, और जिसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल हैं, हैवी मेटल्स हैं, लेकिन लोग उसे खा रहे हैं फास्ट फूड के नाम पर। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो हेल्थ की एक्सपोजर है, अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिकली ये मैग्नीफाई हो रहा है हेल्थ रिस्क। और जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें आ रही है कि हार्ट और डायबिटीज़, जो हार्ट अटैक है, हार्ट डिजीज और डायबिटीज़, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रसार हो रही हैं। भारत में तो बहुत तेज़ी से हो रही हैं। तो कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज से हम दोनों को अगर कंबाइन करें, हार्ट डिजीज और डायबिटीज़ को, तो ये कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज हो गया। और स्पेशली देखा जाए तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो फिजिकल एक्टिविटी का न होना। इन फिजिकल एक्टिविटी लोग बहुत काफ़ी कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब इसे मिटिगेट करना है, अगर हमें इन बीमारियों से बचना है या जिससे हो गया उसे जो है उसको प्रिवेंशन करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी करे। वो जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है डिटरेंट है, उपाय हमारे पास है कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज से बचने के लिए। लेकिन सरप्राइजिंगली भारत में देखा गया जो सिटीज़ हैं उसमें जो है एक काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं प्रोपोर्शन ऐसे हैं जो सारी व्यवस्थाएं डिसऑर्डर में हैं। तो अब यहाँ पर हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जो डाइवर्स और मल्टी स्किल सोसाइटी हमारी इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे रिस्क फैक्टर बन रहे हैं और रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क जो सिटी में दिख रही है, अगर फिजिकल एक्टिविटी करें तो उन्हें ट्रांसफार्म करने की ज़रूरत है। और जो लोकल इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और उसमें कुछ ऐसे प्रोविजनिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को एक पैराडाइम शिफ्ट दे सके। अगर ग्लोबली बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो जो फिजिकल प्रोविजनिंग सिस्टम है जिसमें हम कुल जो है 7 की फैक्टर को रखते हैं, जैसे कि फूड,
एनर्जी, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये 7 ऐसे जो है हमारे पास प्रोविजनिंग हेल्थ प्रोविजनिंग सिस्टम हैं जो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये कोर ह्यूमन हेल्थ के पार्ट हैं। और वेलबींग, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी की जो बात करते हैं तो इन्हीं से हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन डाइसफंक्शनल प्रोविजनिंग सिस्टम हम देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर है 90% वर्ल्ड के, जो वहाँ पर जो वाटर और ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट वाटर हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश में और भी समस्याएँ हो रही हैं। तो पूरे विश्व में देखा जाए तो ग्लोबली करीब 19 मिलियन 1,90,00,000 लोग प्री मेच्योर डेथ हो रही है हर साल, जो कि काफ़ी जो है बड़ा आंकड़ा है। शहरों में हम देख रहे हैं कि केवल एक फूड या एनवायरनमेंट ही पार्ट नहीं है। हम देख रहे हैं कि यहाँ सोशल इनइक्वलिटी जो है सिटी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि क्लास लेवल पर कौन हायर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, तो इनकम बेस हो रहे हैं। इसके अलावा कास्ट बेस भी हो रहे हैं, रेस, एज, माइग्रेंट कौन है, कौन लोकल निवासी है, फिर डिसेबिलिटी के स्टेटस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्पैरिटी जो है बढ़ रही है और उसका असर जो है हेल्थ सिस्टम पर पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के हेल्थ सबसे बड़ा रिस्क में आ चुका है। अगर देखें हम जो है प्राइमल इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे सिटीज के अगर फ्यूचर की बात करें तो हमें यहाँ पर वेलबींग और हेल्थ स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रेमवर्क की या अर्बन एजेंडा की, चाहे हेल्थ इन ऑल पॉलिसी अप्रोच की हम बात करते हैं, जितनी भी पॉलिसी बनाए जाते हैं वहाँ हेल्थ को अप्रोच रखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट न हो पाने की वजह से, जैसे हमने कहा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 में ये इशू हुआ और 2030 तक इसे अचीव करना था, लेकिन मात्र 7 साल बचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे अचीव किया जा सकता है। तो ह्यूमन वेलबींग और हेल्थ को कैसे हम मान सकते हैं कि वे एक अचीवमेंट के तरफ हैं, तो हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। डबल और ट्रिपल ड्यूटी एक्शन अगर इसमें देखा जाए तो अब हमारे पास यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे क्या तरीके हैं जिससे हम ये हेल्थ स्टेटस को सही कर सकते हैं इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करके। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ें, जिससे कि भारत गुजर रहा है, भारत जो है काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पूरे लाइफ स्टाइल को चेंज करने की बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है। ऐसे अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी तेज़ी से ड्रामेटिक कंडीशन में आकर के वो सुधरेगा और जो पॉल्यूशन लेवल है उसे हम कम कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जो भारत का क्लाइमेट चेंज और इक्विटी गोल का टारगेट है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं उन्हें हम हेल्थ आउटकम के माध्यम से रिस्क को कम कर सकते हैं। अब देखा जाए साइमल्टेनियसली अगर हमें देखें तो जो प्रोविजनिंग सिस्टम है, जैसा कि हमने कहा फूड, मोबिलिटी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हें भी हम सुधार करें। जैसा कि अगर हम देखें, अगर हम थोड़े थोड़े स्मॉल चेंजेज ही अपने पूरे लाइफ स्टाइल में करना शुरू कर दें तो उसका हम एक बहुत बड़े स्तर पर कैटालिटिक इफेक्ट के रूप में हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के रूप में हमको दिखेगा, जिसे हम कह सकते हैं डबल ड्यूटी या ट्रिपल ड्यूटी इंटरवेंशन हमको मिलने वाला है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जो सेफ वॉकिंग और बाइकिंग लेन अगर हम बना दें रोड के चारों तरफ, जो शहरों में एक पेवमेंट होता है जहाँ पर जो है फुटपाथ होता है कि जहाँ पर बाइक या साइकिल चल सकते हैं, पैदल लोग चल सकते हैं, तो इस तरीके का हम पेवमेंट बना दें जिसमें नो कार जोन हो, कोई जो है ऑटो रिक्शा या कार वगैरह नहीं जा सकते हैं, तो लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए घर से निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग सुबह इसलिए टहलने नहीं जाते हैं क्योंकि रोड जो है या तो रोड पर पेवमेंट नहीं है, या जो है वहाँ पर इतने कूड़े कचरे हैं, या तो व्हीकल लोग खड़ा कर रखे हैं, या जो है वहाँ पर ये गाड़ी मोटर है, यहाँ पर वहाँ पर कोई दुकानदार दुकानें लगा रहा है, ये जो फास्ट फूड के ठेले वगैरह होते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो रोड पर पेवमेंट है ही नहीं, सेफ वॉकिंग के लिए कोई जगह है ही नहीं, तो लोग जाते नहीं हैं, और पार्क वगैरह जो है इतने सफिशिएंट नहीं है और लोगों के घरों से दूर है। इस तरीके से अगर देखा जाए कि रेगुलर अगर फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज किए जाए तो जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो हमारे हेल्थ रिस्क पर पड़ने वाला, जो पुअर डाइट की कंडीशन है, चाहे जो है रिच कैलोरी कोई खा रहा है, चाहे सैचुरेटेड फैट खा रहा है, अगर अपनी जो है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दे तो इनका जो बैड इफेक्ट है उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। जो डाइटरी इंजेक्शन है भारत में देखा जाए तो उसमें एक्सेस कैलोरी और एडिक्वेट जो है जो फैट वगैरह हो रहे हैं, जिसका वजह से
फाइनल में हमें इसका फिजिकल एक्सपेंडिचर जो है, फिजिकल जो है एक्टिविटी न होने की वजह से हम एक विशियस साइकिल में फंस रहे हैं। वो क्या है? इंसुलिन स्पाइक। यहाँ पर देख रहे हैं लोग डायबिटीज़ के बहुत तेज़ी से शिकार हो रहे हैं। तो इंसुलिन का जो बढ़ता हुआ स्तर है उसको भी अगर कम करना है और उसके वजह से जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, हार्ट डिजीज हो रहे हैं, उसे कम करने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी आवश्यक है। तो जो शहरों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार किए बगैर हम इसे अचीव नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम देखें, जो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो न ही वो हमारे जो है कैलोरी को कम करने वाला है, चाहे जो डायबिटीज़ के रिस्क को कम करेगा, साथ ही साथ देखा जाए जो हार्ट डिजीज है उसके लिए इफेक्टिव वुलवर्क की तरह काम करेगा, बहुत ही अच्छा हमारे लिए ढांचा की तरह काम करेगा। इसलिए हमें वॉकिंग या बाइकिंग के लिए जो इंडियन रोड हैं इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमने पहले ही कहा कि समस्या क्या है, उनका अतिक्रमण है और काफ़ी ज़्यादा हजार्डस है। भारत में जो है रोड जो है काफ़ी ज़्यादा हजार्डस है। पूरे विश्व की 1% व्हीकल भारत में है, लेकिन 11% एक्सीडेंट हमारे देश में होते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो इस तरह अगर रोड पर चलना तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है और इसलिए लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ह्यूमन वेस्ट भी लोग फेंक रहे हैं, पार्किंग गाड़ियों की जा रही है, स्ट्रीट हाकर वगैरह जो है दुकानें लगा रखे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में तो संभव नहीं है। टुवर्ड्स होलिस्टिक अर्बन पॉलिसी, अब अर्बन होलिस्टिक पॉलिसी बनाने की बात की जाए तो हमें एक इकोनॉमिक और हेल्थ इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जो हम कर रहे हैं अपने देश में, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो रहे हैं, उसको एक मॉडल के रूप में आगे विस्तार करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम पूरी तरीके से एयर पोल्यूशन को कम कर सकें, उससे रिलेटेड जो हेल्थ इम्पैक्ट है उस पर जो है कंट्रोल कर सकें और इंश्योर करें कि जो हम इलेक्ट्रिक कार या की तरफ जो है ट्रांजिशन हो रहे हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एक ऑप्शन जो है हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो। और जैसा कि शुरू से ही कह रहे हैं कि जो बाइसिकल लेन है उस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, तो भी जा करके जो हम हमारे लास्ट माइल गोल है, जिसमें हम इकोनॉमिक बेनिफिट भी लेने हैं हमको अपने एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एयर पोल्यूशन कम करते हुए, तभी जा करके हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं जब हमें क्या करें, एक इन्वेस्टमेंट करें जो इकोनॉमिकली वायबल सिस्टम हो। अगर आगे देखा जाए तो जो हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, जो क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारे क्लीन एनर्जी पे, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है, इलेक्ट्रिक बसेस की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक कार। इसके साथ साथ देखा जाए जो फूडिंग हैबिट है, जो फूड प्रोविजनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें फ्रेश फूड और वेजिटेबल की प्रयोग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर और सॉल्ट को जो है कम किया जाए, जिससे कि जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे पास है। जो ओबेसिटी है, मोटापा लोगों को हो रहे हैं, इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ है उससे कंट्रोल करें और फाइनली कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज हैं उस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा बेटर हेल्थ तो होगा ही, उसका आउटकम क्या मिलेगा, हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, तो हमारी फाइनली इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब देखा जाए तो हेल्थ को एक्चुअल में देखा जाए तो हर जगह जो है नेशनल अर्बन प्लानिंग पॉलिसी जो बनती है हर देश में, चाहे मिडिल इनकम कंट्री हो चाहे लोअर इनकम कंट्री, स्पेशली इन कंट्री में, यानी सिंपली कहा जाए डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री में सिचुएशन ये है कि वहाँ पर हेल्थ को जो है बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में नहीं रखा जाता है। और जो फाइनली देखा जाए तो अनहेल्दी डाइट लोगों की है, जो फिजिकल एक्टिविटी है काफ़ी कम है, पोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो है लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं, जिससे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही बढ़ रहे हैं, इसके फैक्टर काफ़ी तेज़ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, जो हेल्थ, जो लोग एक्चुअल में गलत तरीके खाना खा रहे हैं, जो डाइट उनकी अनहेल्दी डाइट है, उससे जितनी मृत्यु हो रही है, एक्चुअल में जो हम बात करते हैं कि ड्रग्स, टोबैको, एल्कोहल, एक्सीडेंट में जितने लोग मरते हैं, उससे ज़्यादा मृत्यु लोगों को इस तरीके से हो रही है, जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और हमें वार फुटिंग, युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। अगर भारत चाहता है कि हम प्रोग्रेस करें, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को हम खत्म करें और ओबेसिटी और टाइप 2 जो डायबिटीज़ है इन्हें अगर हमें कम्प्लीटली ख़त्म करने हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और ये स्ट्रीट फाइट होनी चाहिए। स्ट्रीट फाइट का मतलब लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी करें, तभी जा कर के ये संभव है। नेक्स्ट आर्टिकल है वीमेन मैरिज एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। इसको जो है लिखा गया है जो आर्टिकल, मेनली इस आर्टिकल में ये फोकस किया गया है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं,
जिसमें मेंस का वीमेंस का क्या रोल है, उसमें भी जो मैरिड वीमेंस का क्या रोल है, उसकी जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी तेज़ी से गिर रही है और काफ़ी कम पहले से रही, लेकिन वो भी देखा गया है कि कम हो रही है। इसमें यही चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे। जो वीमेंस की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, अगर देखा जाए लेबर मार्केट में, तो उनका जो है ये जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है उसे इन्हांस करने की ज़रूरत है, लेकिन हम देख रहे हैं वो कम हो रहा है और इससे उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी कम हो रहा है। जैसे अगर देखा जाए मैक्रो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट अगर लिया जाए, स्तर पर लिया जाए, तो हम देख रहे हैं कि वीमेंस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है काफ़ी तेज़ी से उनके ऊपर जो इंट्रा या इंटर हाउस होल्ड जो है बार्गेनिंग पावर है वो काफ़ी तेज़ी से कम कर रहा है, वो हार्नेस नहीं हो पा रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है भारत की, वो उस तरीके से नहीं हो रहा जैसा कि आर्टिकल कह रहा है। जैसा कि अगर आर्टिकल में देखा जाए तो जो अभी इस साल में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को, उन्होंने क्या कहा, देयर आर स्टिल लार्ज डिफरेंसेज बिटवीन वीमेन एंड मेन इन टर्म ऑफ व्हाट दे डू, हाउ दे आर रिम्यूनरेटेड एंड सो ऑन। उन्होंने कहा कि जो आज भी मेंस एंड वीमेंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, स्पेशली जो रिम्यूनरेशन उनको जो पारिश्रमिक मिलता है, सैलरी मिलती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उनका जो नोबेल प्राइज मिला है जिस टॉपिक पर, फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम, इस टॉपिक पर उनको मिला है। जो लेबर मार्केट है, उनका कहना है कि इसको जो है कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करने की ज़रूरत है। इसका इफेक्ट उन्होंने क्या देखा कि हिस्टोरिकल पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा देखा जाती है। इकोनॉमिक हिस्ट्री देखा जाए वीमेंस के, तो उसमें काफ़ी पीछे समय से ही देखा गया है, इसमें डिस्पैरिटी लेबर मार्केट में देखने को मिल रहा है। और ये जो है पूरी जो है बहुत बड़ा गैप हमको हिस्ट्री से, पूरी हिस्ट्री में हमको दिखता है, काफ़ी बड़ा गैप है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। तो हमें जो है कि इनइक्वलिटी को अगर ख़त्म करना है तो हमें पूरे कंटेम्प्रेरी टाइम्स को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब डाटा की बात की जाए, डाटा सो लो लेबर पार्टिसिपेशन, तो डाटा से हमको ये देखने को मिलता है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। वर्ल्ड बैंक का जो एस्टिमेट है कि करीब करीब वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो वीमेंस का है 47.3% रहा है 2022 में। अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट किए गए हैं ग्लोबल इकोनॉमिक्स में, लेकिन फिर भी देखा गया कि उनके जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें डिक्लाइन ही देखने को मिला, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री में, जो डेवलपिंग नेशन है उसमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए 1990 से 2022 के बीच में, तो इनका लेबर फोर्स जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है ये 28% से घट करके 24% हो गया है। तो ये जो इनके ग्रोथ को जो इम्पीड करता है, हिंडर्ड करता है, एक्चुअल में उनकी एबिलिटी को कम करता है, उनकी टोटल कैपेबिलिटी या कैपेसिटी कम हो रही है। अब इससे क्या जो है समस्या आएगी, एक जो लेबर मार्केट है उसमें एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी और उसके साथ जेंडर जो डिस्पैरिटी भी देखने को मिलेगी पूरे वर्ल्ड वाइड में। ऐसा नहीं है केवल भारत या डेवलपिंग नेशन में, पूरे वर्ल्ड वाइड ये देखने को मिलेगा। इकोनॉमिस्ट गोल्डिन 1994 में उन्होंने हाईलाइट किया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है एडल्ट वीमेन में जो यू शेप का पैटर्न बनता है। यू शेप मतलब जो उनके शुरुआती चरण में देखा जाए तो जब शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है, तो उनके जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनका जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो काफ़ी कम हो जाता है। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने योग्य हो जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं थोड़ा सा केयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब इनकी ये महिलाएं आती हैं। तो इसमें देखा गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनका वो काफ़ी तेज़ी से घट जा रहा है और इनिशियल डिक्लाइन देखने को उनको मिलता है। एक्चुअल में जो हाउस होल्ड प्रोडक्शन है वहाँ पर भी देखने को मिलता है, जो फैमिली फार्म है, स्मॉल बिजनेस है, वाइडर मार्केट है, हर जगह देखने को मिलता है। एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इनकम इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर इनकम इफेक्ट की बात की जाए तो वो जो वीकनेस हो रहा है उसे सब्स्टिट्यूट करने की हमें ज़रूरत है। आगे देखा जाए, इसमें कहा गया कि शादी के बाद क्या हो रहा है। जैसा हमने कहा, शादी के बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि वीमेंस का लिमिटेड एजुकेशनल अटेनमेंट है। लेकिन अब देखा जाए तो जो लेस मोबिलिटी और इंक्रीजिंग फैमिली ऑब्लिगेशन की हम बात करते हैं, शादी बाद हो जाती है, लेकिन इसमें ये चीज़ें तो हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये आई है कि जो टोटल इनरोलमेंट रेशियो है जो हायर एजुकेशन में लड़कों की तुलना में लड़कियों के ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो इनरोलमेंट रेशियो है जो पढ़ाई के मामले में, तब लड़कियों की ज़्यादा है। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है, लेकिन शायद कंप्रहेंसिव ध्यान नहीं रखा गया है, लेकिन अब जो एजुकेशन वाला फैक्टर है वो डिफरेंट हो रहा है। तो सोसाइटल डिसअप्रूवल भी होते हैं, जो उनके एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक स्फीयर के बाहर जो काम करने का एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है, उसमें भी एक जो
इम्पैक्ट पड़ता है। जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की बात की जाए तो वो डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उनके जो साथ ही साथ उनके ऊपर कुछ सोशल और कल्चरल इम्पेडिमेंट्स भी आ जाते हैं, जिससे उनका टोटल वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन घट जाता है। आगे देखा जाए आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि जो लेबर मार्केट है उसमें वीमेंस का एंट्री भी थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे देखा जाए इंडिविजुअल या सोशल फैक्टर के भी उसमें काम करते हैं, और जो मैरिड वुमेन है उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, अनमैरिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जो अनमैरिड वीमेंस हैं उनको लिए आसानी है, जो मैरिड वीमेन है उनके लिए थोड़ा आसानी नहीं है। आर्टिकल में ऐसे नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन डिफरेंट आर्टिकल में भी देखते हैं कि जो मैरिड वुमेन होती हैं उनके साथ समस्या ये होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट होंगी तो उनको 26 वीक्स जो 26 हफ्ते की छुट्टी भी देनी पड़ेगी, इसलिए भी लोग उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं। तो सेवरल हमको जो वेरिएबल देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से एक कुछ रिलीजियस मैटर भी है, कुछ कास्ट का इशू भी है, फिर जियोग्राफिकल लोकेशन भी है, और जो वेल्थ है, जो घर के लोगों की जो इकोनॉमिक पावर कैसी है ये भी डिफरेंट करता है, और सोसाइटल नॉर्म क्या है। तो हम जानते हैं भारत में डिफरेंट धर्मों में, जातियों में कुछ लोग काम कराना है, कुछ लोग काम नहीं, लेकिन जो अमीर वर्ग है उसमें कोई जाति धर्म का मामला नहीं होता, वो लोग काम कराते हैं, अपने बच्चों को, बेटियों को नौकरी के लिए भेजते हैं। लेकिन जो सोसाइटी में लोअर क्लास है उसको लिए संभव नहीं हो पाता। पहली बात तो लोग सोसाइटी में कुछ नॉर्म ही ऐसे उल्टे सीधे हैं। अदर चैलेंज की देखा जाए तो वीमेंस का जो टोटल उनके प्रोफेशनल कैरियर है शादी के बाद तेज़ी से घट जा रहे हैं, और उनमें प्रेफरेंस जो है एम्प्लॉयमेंट की, अपॉर्चुनिटी की काफ़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, उसके पास जो है एक्चुअल में वो चाहती है जो वीमेंस है वो अपने घर के आसपास है, उसको कोई नौकरी मिल जाए तो शायद उतना अच्छी नौकरी ना मिलने पाए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जेंडर एसिमेट्रिकल प्रोफेशन मिल जाते हैं, जिसके वजह से जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिलते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ इनकम इनइक्वलिटी क्रिएट होगी। फिर मैरिज की जो एज होती है वो भी, जैसा कि हमने कहा, मैरिज की एज जो है, अगर अभी जो शादी जो है उसकी शुरुआती टाइम में पढ़ाई पूरी करते ही हो गई है, तो फिर उसको अगर अनमैरिड है तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी, मैरिड है तो उसको सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी फ्यूचर में होगी, इस वजह से भी उसको नहीं मिलती है। तो उसको जो फर्टिलिटी का डिसीजन है कि बच्चे कब पैदा करना है, ये भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जो एक वीमेंस के लिए टोटल इसमें ये डिस्कस किया गया कि उनको जो है लेबर मार्केट है उनका एंगेजमेंट काफ़ी तेज़ी से कम हो जाता है, और एक तरीके से देखा जाए तो पॉवर्टी की तरफ, गरीबी की तरफ वो बढ़ जाती है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत का NSSO का जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इसमें पाया गया कि 25 से 49 साल 25 to 49 ईयर के लोगों के बीच कराया गया, जिसमें पाया गया कि जो मैरिड वीमेन हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट का प्रोपोर्शन है वो, अगर देखा जाए यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस जो है UPS स्टेटस में उनको काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है? जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो लेबर मार्केट है वो अपने आउटकम को ध्यान रखता है, और इसीलिए ऐसा चीज़ें हो रही हैं। अभी देखा गया है जो 2022 से 23 का ईयर है, इसमें देखा गया है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है फीमेल्स का, वो 5% डिक्रीज हुआ है। जो 25 साल से 49 साल के बीच का जो सर्वे हुआ है NSSO ने कराया है, उसमें देखा गया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 50% से घट करके 45% रह गया। 2004-05 में 50% था, 2022-23 में वो 45% रह गया है। अब आगे अगर हम एग्जामिनेशन करें, जिसमें डिफरेंट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, सबसे बड़ा रोल है एजुकेशन अचीवमेंट का। तो जो मैरिड वेमेन है अगर वो कहीं भी इन्वॉल्व हैं लेबर फोर्स में, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा, जो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसका भी काफ़ी ज़्यादा लेबर फोर्स में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक अनस्किल्ड पर्सन भी काम कर सकता है, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए ज़्यादा जो है रोज़गार वहीं पर मिलते हैं। और लिटरेचर की बात की जाए तो लिटरेचर जो ऑन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जाए तो वहाँ से हमको ये देखने को मिलता है जो सोशल और कल्चरल एलिमेंट है वीमेंस के चॉइस के, वो लेबर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उनके चॉइस पर इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालते हैं। और जब एनालिसिस करें, अगर प्राइमरी जो एग्जामिनेशन हम करते हैं, तो जो वीमेंस हैं, जो मैरिटल स्टेटस है उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो महिलाएं जो हैं सिंगल हैं, जिनकी अनमैरिड सिंगल हैं या अनमैरिड हैं, या जो विडो हैं या डाइवोर्स हैं, इन लोगों की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ज़्यादा है जो कि मैरिड है उनका कंपैरिजन। जैसा कि कहा गया कुछ सोशल नॉर्म की वजह से भी ऐसा होता है, जिसकी वजह से मैरिड वीमेंस के ऊपर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसा केवल भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन इसका जो है भारत में एनालिसिस में देखा गया है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है।
अब क्या है, इसमें एक मामला और भी आता है, जो जैसा कि हमने कहा जो प्रेगनेंसी का मामला है तो उसमें छुट्टी देनी पड़ेगी। लेकिन जब बच्चे पैदा होने के बाद जो टाइम है कि जब बच्चे को वहाँ पर डे केयर, जो क्रेच की व्यवस्था, जो यूनियन गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि क्रेच की व्यवस्था, अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रेच की व्यवस्था देना पड़ेगी। जो डे केयर या क्रेच की बात की जाती है तो वो भी एक असर डालता है। डिस्टिंक्टिव जो है काफ़ी ज़्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो फीमेल्स का है उसमें असर डालता है। वो काफ़ी ज़्यादा जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी चेंज कर देता है, क्योंकि कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी चाहेगी। तो जो नेशनल क्रेच स्कीम फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द वर्किंग मदर बनाए गए हैं उसे जो है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अच्छे इंस्टीट्यूट में होगा तो भी जाकर के संभव है। इसको जो है गवर्नमेंट ने प्राइवेट और पब्लिक दोनों के ही लिए बनाया है, यानी कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका असर हमको देखने को मिलता है। तो हमको ये जो है इस आर्टिकल का जो फाइनल अगर देखा जाए तो जो हम वर्क सेटिंग की बात करते हैं तो इसमें प्रायोरिटी हमें देने की ज़रूरत है। जो वेलबींग है वीमेंस की उसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन को हमें सिक्योर करने की ज़रूरत है। तभी जाकर के जो पार्ट टाइम की भी पॉसिबिलिटी होती है पार्ट टाइम जॉब की, उसको भी हमें कैटलाइज करने की ज़रूरत है। तभी जाकर के लेबर कोर्ट पार्टिसिपेशन जो है इंडिया में बढ़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है वार्मिंग टाइज। वार्मिंग टाइज में देखा जाए तो भूटान ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिए हैं और भूटान जो है चाइना के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं भूटान और चाइना का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, वहाँ पर एक दूसरे के राजदूत एक दूसरे के देशों में नहीं रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये आर्टिकल कहता है कि भारत को इसके जो भूटान कारण दे रहा है उसके कारण को ध्यान में रख करके ही काम करने चाहिए। अगर देखा जाए इसी जो हफ्ते में भूटान का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तांडी दोरजी, उन्होंने चाइना का जो है दौरा किया है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है उन लोगों ने कहा है कि जो बाउंड्री टाक उनके बीच जो बाउंड्री के जो डिमार्केशन की बात हो रही उसी के रेफरेंस से बात हो रही। उन्होंने कहा कि जो है हम सब्सटेंशियल प्रोग्रेस की तरफ हैं और एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। फिर जो है उसमें कहा कि जो फंक्शनिंग है एक ज्वाइंट टेक्निकल टीम बनाई जाएगी जो डिलिमिटेशन और डिमार्केशन जो बाउंड्री का है उसको करने का काम देखेगी। तो डॉक्टर दोरजी है चाहे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई हैं, उन्होंने कहा दोनों लोगों ने कि हम जो है जल्द ही डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे। जैसा कि डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, अगर भारत का जिस देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भूटान का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन किसी कंट्री के साथ अगर नहीं है तो उसका पूरा काम भारत ही देखता है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत की थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि जो है हमारा जो चाइना के साथ विवाद है, जो चाइना की जो टेंडेंसी हमारा ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जितने चाइना के कुल 13 नेबर हैं, 13 देश उसके पड़ोसी देश हैं, सभी देश उससे तबाह ही हैं। तो जो चाइना सबसे ज़्यादा भारत के ऊपर अटैक करने के मूड रहता है, वो जो है मेंटली जो है उसका जो प्रिपरेशन है वो हमारे लिए जो है खतरा है। क्योंकि बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसने हर देश में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा रखे हैं। जो भारत के देखा जाए तो सभी जो भारत के पड़ोसी हैं ये हमेशा मौके की ताक में रहते हैं कि कहाँ से हम जो है पैसा मिले, पैसा लूट लें, चाहे भारत के लिए खतरा हो चाहे, जबकि भारत से बहुत ज़्यादा पैसा उनको सहायता के रूप में मिलता है। तब यहाँ पर जो है भारत के लिए थोड़ी सी टेंशन की बात है। तो लेकिन इसमें देखा जाएगा तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो हम 2 कंट्री हैं इसमें जो है जो 2 कंट्री हैं भूटान और चाइना एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके टाई अप बढ़ने की संभावना दिख रही है। जो डिलिमिटेशन और डिमार्केशन को मैपिंग करने की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो भारत के खिलाफ, जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। लेकिन अगर देखा जाए तो जो भूटान है उसकी भारत पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रही है और न्यू दिल्ली भारत सरकार को ऐसा चाहिए कि जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं रिश्ते उसमें भी थोड़ा सा भारत को एक सिक्योरिटी चाहिए। एक्चुअल में जो रेड लाइन की बात करते हैं हम, चाइना जो भारत है रेड क्लिफ लाइन है वो जो थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि चाइना उसे मानता ही नहीं है। जो मैकमोहन है, जिसको मैकमोहन कहते हैं, जो मैकमोहन लाइन है उसको चाइना मानता ही नहीं। वो कहता है पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है, पूरा लद्दाख हमारा है। तो इसमें भी देखने वाली बात है कि जब भूटान की तरफ से उसको एक्सेस मिलेगा तो अरुणाचल प्रदेश भूटान से सटे हुए हैं, वहाँ पर कुछ समस्या आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। हमारे देश का विभाजन हुआ, आज चाहे हम किसी नेता की कितनी प्रशंसा कर लें, लेकिन ये जो है बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है कि इन नेताओं ने जो गलत काम किए हैं उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इतना छोटा सा पतला हिस्सा भारत को मिला। आखिर जब हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दिए, तो अपने ही देश के जो पूर्वी हिस्से को
देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए एक छोटे से कॉरिडोर को क्यों बनाया गया, उसमें बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेस होना चाहिए। लेकिन पूरे समय देखा गया है जब से भारत आज़ाद हुआ है तो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उस पर चाइना की नज़र है। वो लोग चाहते हैं वहीं पर हम अटैक करें, जैसा कि डोकलाम में चाइना ने प्रयास किया था 2017 में, और वहाँ से अटैक करके पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है 8 उन पर वो एक्चुअल में चाहता है वो भारत से अलग हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर जो भूटान है थिम्पू जो उसकी राजधानी है, अगर ये लोग ऐसा कुछ भी करते हैं तो हो सकता है कि आगे चल कर के जैसे श्रीलंका ने पहले डिप्लोमेटिक टाई स्ट्रांग करते करते, बिजनेस टाई स्ट्रांग करते करते वहाँ पर उसके एयरपोर्ट को जो बंदरगाह को जो है सी पोर्ट को जो है हथिया लिया, उसको जो है मिलिट्री अपने वहाँ पर रखा हुआ। तो ऐसा ना हो कि जैसे नेपाल भी ऐसा कर रहा है तो भूटान भी ऐसा करे, तो भारत के लिए थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। लेकिन भारत को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी कीमत पर अपने हम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। और जैसा कि 2017 में जो कि डोकलाम है वो एक प्लेटिव है, वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो भूटान का है, लेकिन भूटान की एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत की है। इस रेफरेंस पे देखा जाए तो भूटान ये गलती कर रहा है कि जब एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत की है तो उससे जो है भारत को भी इसमें एक लाना चाहिए, बायलैटरल होने के बजाय ट्राइलैटरल ये मीटिंग होनी चाहिए। तब जा कर के हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉवरेनिटी की जो बात करते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो पाता। जो सॉवरेनिटी का मामला है, भारत की सॉवरेनिटी, भूटान की सॉवरेनिटी है, चाइना की सॉवरेनिटी, तो चाइना को अपने सॉवरेनिटी की चिंता किसी से नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, एग्रेशन पॉलिसी वही लगाता है। तो अब भारत को जो क्या करने की जरूरत है, तो जो बाउंड्री नेगोशिएशन हो रहे हैं उसे जो भूटान अपने कारण दे रहा है, रीजनिंग दे रहा है, उसे भारत को समझने की ज़रूरत है। और जो हमारा नेबर है उसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट भी करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो फाइनल एग्रीमेंट होते हैं भूटान और चाइना के बीच में, उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे कुछ एक्सेस हो जाए, कुछ पहुँच हो जाए, और ये मीटिंग फाइनली बायलैटरल के बजाय ट्राइलैटरल अगर हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भारत के लिए होगा, काफ़ी ज़्यादा हम मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।